नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हालत आम गरीब जनता के नज़रिए से भयानक है। यह भी कह लें कि अमानवीय है। आप गांव के किसी भी सरकारी स्कूल में पहुंच जाएंगे तो आपको उन बच्चों पर दया आएगी जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यह शिक्षा विभाग और सरकार दोनों के लिए शर्मनाक है। मैं गांव गरीब की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूं कि क्या 212 प्राथमिक स्कूलों में एक भी टीचर नहीं होना शर्मनाक नहीं है? और क्या 6,872 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक होने पर हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि गांव और गरीब के विकास के नाम पर हमारे लिए ये व्यवस्था है? अब आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये कोरबा क्षेत्र के स्कूलों की एक मीडिया रिपोर्ट है। तस्वीरों को देख आप समझ सकते हैं जमीन पर क्या स्थिति है। यही हाल राज्य के तकरीबन हर ग्रामीण क्षेत्र का है। पहली से 5वीं तक की पढ़ाई जिंदगी की पढ़ाई है। जिस बच्चे को पहली से 5वीं तक अच्छे से पढ़ाई मिल गई, अच्छे शिक्षक मिल गए, अच्छा स्कूल मिल गया, वो फिर पढ़ाई नहीं छोड़ता। वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ बहुत अच्छा करता है। कम से कम उसके परिवार की आर्थिक स्थिति तो ज़रूर ही बेहतर होती है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे के साथ उसके पूरे परिवार का भविष्य जुड़ा होता है। लेकिन राज्य के शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूल के लिए क्या नया सेटअप सोचा है? नया सेटअप यह होगा कि एक प्रधान पाठक के साथ एक शिक्षक पूरी 5 कक्षाओं को पढ़ाएगा। ज़रूरत पड़ने पर एक साथ 5 कक्षाएं लगाई जाएंगी, बल्कि लगाई भी जाती हैं। यानी एक कमरे में पहली का बच्चा भी बैठेगा और 5वीं का भी, और एक शिक्षक पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा होगा। सोचने में ही यह दृश्य कितना हास्यास्पद लगता है। लेकिन यह हास्यास्पद नहीं, गरीब के बच्चे से अमानवीयता है। सरकारी स्कूल कांजी हाउस है क्या, जहां आवारा मवेशियों की तरह गरीबों के बच्चे ठूस दिए जाएं? इससे पता चलता है कि शासन और प्रशासन सरकारी स्कूलों में प्राइमरी की पढ़ाई को किस नज़रिए से देखते हैं। प्रशासन का नज़रिया कितना संकुचित और गरीब के बच्चों को जानवरों का बच्चा समझने वाला है। इस अन्याय को आप युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। युक्तियुक्तकरण का सर्वाधिक प्रभाव प्राइमरी स्कूलों पर आने वाला है। प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए तकरीबन 50,000 शिक्षक चाहिए, और युक्तियुक्तकरण के तहत इसका फॉर्मूला ये है कि जिस प्राइमरी स्कूल में 2 से ज़्यादा शिक्षक हैं वहाँ से एक को उठाकर वहाँ भेज दिया जाए जहाँ एक ही शिक्षक है या एक भी शिक्षक नहीं है। युक्तियुक्तकरण सही है, लेकिन यह एडजस्टमेंट बनाना बहुत बुरा, हास्यास्पद और अन्यायपूर्ण है। यह पढ़ाई से बच्चों का भविष्य बन जाने की आस लगाए गरीबों के साथ धोखा है। नए सेटअप में प्राइमरी स्कूल में 1+1 का फॉर्मूला निकाला गया है, एक हेडमास्टर और एक टीचर। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया सही है, लेकिन यह तब जब किसी स्कूल में ज़रूरत से ज़्यादा टीचर है और उनमें से जो अतिरिक्त है उन्हें कम शिक्षकों वाली शालाओं में भेज दिया जाए। लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि जहाँ पहले से ही कम शिक्षक हैं वहाँ से 1 या 2 शिक्षक को नए सेटअप के अनुसार वहाँ भेज दिया जाए जहाँ शिक्षक ही नहीं है। यह तो खाना पूर्ति है। इसे शिक्षा के नीतिकारों की सामंती सोच कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गरीब का बच्चा खिलौना है क्या? चलिए शासन प्रशासन की बात मान भी लेते हैं। मान लेते हैं कि पहली से 5वीं तक 2 शिक्षकों वाले सेटअप से काम चल जाएगा। इस व्यवस्था पर मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि 2 शिक्षकों वाले प्राइमरी स्कूलों में फिर शिक्षा विभाग के क्लर्क से लेकर BO, DEO, कलेक्टर और सेक्रेटरी जैसे तमाम छोटे बड़े कर्मियों, अधिकारियों के बच्चे और नाती पोते पढ़ें। सरकार युक्तियुक्तकरण के साथ यह नियम भी बना दे कि सरकारी विभागों में कार्यरत तमाम लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। क्या विष्णुदेव साहब यह फैसला लेंगे? क्या सदन में इस विषय पर चर्चा किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रशासन के लोग इतने चतुर हैं कि वे इस पर हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे ऐसा कैसे किया जा सकता है। ऐसे तो आगे कोई भी युवा सरकारी नौकरी नहीं करना चाहेगा और अभी कार्यरत सरकारी कर्मचारी नाराज हो जाएंगे। IAS, IPS लॉबी सक्रिय होकर सरकार के कामकाज में अड़चने पैदा करेगी। इससे सरकार काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे अपनी योजनाओं पर अमल करने के लिए प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। वोट बैंक पर भी असर आएगा, क्योंकि सरकारी कर्मी वोटर भी हैं। अधिकारियों के पास मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को घुमाने की तमाम तरकीबें होती है, जिसमें आखिरकार बड़े से बड़ा नेता उलझ ही जाता है और प्रशासन पर ही निर्भर हो जाता है कि जैसा तुम लोग चाहो वैसा करो। वार्षिक आय का स्तर देखा जाए तो भी मैं प्रिविलेज्ड नहीं हूँ। मेरी सलाह में मुझ जैसे गरीबों की आवाज़ है। अगर मेरी आवाज़ मुख्यमंत्री तक
इस वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से पहुंचती है तो मैं उसके साथ यह जोड़ना चाहूँगा कि जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते तो गरीब का बच्चा ही क्यों सरकारी स्कूल में जाए। यह तो सरासर अमानवीयता है। मुख्यमंत्री ही नहीं, सारे जनप्रतिनिधियों से मेरा सवाल है कि क्या आप अपने बच्चे नाती पोतों की पढ़ाई सरकारी स्कूल से शुरू कराना चाहेंगे, जहां 2 शिक्षक की व्यवस्था है और एक ही कमरे में पहली से 5वीं तक की कक्षाएं लगती हों। मेरा क्या, राज्य के सारे उन गरीबों का यही मानना होगा कि सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों से लेकर पार्षद से मुख्यमंत्री तक के घर के सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ने चाहिए। फिर देखिए कैसे 2 दिन में ही व्यवस्था सुधर जाएगी और तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कांग्रेस यह विषय लेकर आंदोलन क्यों नहीं करती? जाहिर है भाजपा कांग्रेस के नेताओं के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ते हैं। इन नेताओं के बच्चे इनकी सभाओं, रैलियों में नारे लगाने के लिए भीड़ नहीं बनते। इनके बच्चे तो अभी महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़कर आगे विदेश में पढ़ेंगे। हमारे नेताओं का इतिहास यही कहता है, अगर गरीब का बच्चा भी अच्छे से पढ़ लिख गया तो राजनीतिक रैलियों में नारे लगाने कौन आएगा? कौन इन नेताओं के प्रचार के लिए गली गली पैदल घूमेगा? कौन 200 रुपए की रोजी पर खतरनाक ट्रकों में बैठ सभाओं में भीड़ बढ़ाने जाएगा? इसी संदर्भ में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के कलेक्टर डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की ओर ले जाना चाहता हूं। जी हां, कलेक्टर डॉक्टर त्रिपाठी ने अपने बंगले के बगल में गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू किया है। इसे उन्होंने कलेक्टर्स कोचिंग का नाम दिया है। इस कोचिंग में बंजारों के बच्चे ज़्यादा पढ़ने आते हैं। ये बंजारे सपेरे हैं, सांप पालकर खेल दिखाते हैं। कलेक्टर साहब ने अपने पद के मानवीय पहलू को भी देखा। उन्होंने सोचा होगा कि सपेरों के बच्चे भी सपेरे ना बने, उनका जीवन स्तर सुधरे, तो उन्होंने खुद ही सपेरों के बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा उठा लिया। उनसे प्रभावित होकर पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी अब कलेक्टर्स कोचिंग में पढ़ाने आने लगे हैं। यह कितनी अनुकरणीय पहल है। क्या छत्तीसगढ़ में यह पहल अपनाई जा सकती है? वहीं हमारे यहाँ, जहां वर्ष 2008 के सेटअप के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षकों की अनिवार्य व्यवस्था बनाई गई थी, जिसे भी पूरा नहीं किया जा सका, उसे अब 2 शिक्षकीय बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल में भी पीरियड होते हैं। पहली से 5वीं तक कम से कम 18 पीरियड होते हैं। 2 शिक्षकों के भरोसे तो 18 पीरियड पूरे नहीं हो पाएंगे। इससे क्या ही फर्क पड़ना है कि स्कूल के बच्चों की दर्ज संख्या कितनी है। बच्चों की संख्या नहीं, पीरियड्स देखे जाने चाहिए। इतने सरल समीकरण से ही समझना आसान है कि प्राइमरी स्कूल को शिक्षा विभाग के नीतिकारों ने कुछ समझा ही नहीं है। वे प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई को पढ़ाई ही नहीं समझते। उनके लिए प्राइमरी स्कूल का सेटअप फॉर्मेलिटी है। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपके पास शिक्षा मंत्रालय का भी दायित्व है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसने भी आपको प्राइमरी स्कूल के 1+1 के सेटअप का फॉर्मूला दिया है, उसने इस सेटअप के पक्ष में आपको यह भी बताया होगा कि शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण की ट्रेनिंग भी दी गई है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या पहली से 5वीं तक के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाना संभव है, चाहे जैसी भी ट्रेनिंग दी गई हो? उन्नत से उन्नत देशों में भी इस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं होगा। क्या पहली से 5वीं में भाषा और गणित का पाठ्यक्रम एक सा होता है? क्यों हमारे सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चे भाषा और गणित के विषयों में बहुत कमज़ोर मिलते हैं? मुझे जो ज़मीन से जानकारी मिली है उसके अनुसार प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों में गैर शिक्षकीय कार्य सर्वाधिक कराए जाते हैं। हेडमास्टर तो मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट और दीगर मीटिंग्स की तैयारियों में ही व्यस्त रहते हैं। मुझे अनेक शिक्षकों से यह भी पता चला है कि आजकल BEO, DEO या अन्य अधिकारी शासकीय शालाओं में निरीक्षण में नहीं आते। उन्हें मतलब नहीं स्कूल कैसे चल रहा है, उन्हें केवल सेटअप से मतलब है। कुछ ने यह भी कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय से यह नई प्रथा बनी थी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों में नहीं आते। युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया अच्छी है, लेकिन प्राइमरी स्कूल के 1+1 सेटअप से इसका मजाक न बनाया जाए। शिक्षा की बुनियाद कमज़ोर होगी तो गरीब का बच्चा मजदूर ही बनेगा, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं। मैं वित्त मंत्री OP चौधरी जी से प्रश्न करना चाहता हूं, जिन्होंने राज्य के अपने पहले बजट को ज्ञान का उपनाम दिया था। उन्होंने इस बार के बजट को गति नाम दिया है, ज्ञान से गति। चौधरी जी ने बजट में स्कूली शिक्षा पर सर्वाधिक 22,356 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष यानी 2024 से लगभग 1,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। क्या चौधरी जी बता सकते हैं कि इतने बड़े बजट में प्राइमरी स्कूलों के लिए स्पेशल क्या है? गरीब बच्चों की पढ़ाई की बुनियाद प्राइमरी स्कूल के नए सेटअप से क्या मजबूत हो पाएगी?
इस बजट का सीधा लाभ गरीब के बच्चों को कैसे मिलेगा? क्या 22,500 करोड़ के लगभग का बजट होने के बाद सरकारी कर्मियों, अधिकारियों के परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ने जाने वाले? मैं ओपी चौधरी जी से ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि वे पढ़ाई से ही ज़मीन से आसमान तक पहुँचने की एक मिसाल हैं कि आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई की, वहाँ सेटअप कैसा था और क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं? मैं नेट पर जाऊँगा, चौधरी जी के बारे में बहुत से जानकारियाँ उपलब्ध हैं, उनके इंटरव्यूज़ के बहुत से वीडियोज़ हैं, लेकिन अगर मेरा यह वीडियो उन तक पहुँचता है तो कृपा कर मेरे उन सवालों पर वो ज़रूर अपना उत्तर दें जो मैंने पूछा है। चलिए देखते हैं युक्तियुक्तकरण का मुद्दा कहाँ तक पहुँचता है और कैसे इसका हल निकलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार। मैं आपका देवव्रत।